नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। महाराजा अग्रसेन के सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हिसार में बोले गृह मंत्री अमित शाह। महाराजा अग्रसेन प्रतिमा और विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल को लेकर लोगों में फैलाया जा रहा है भ्रम। कहा यह देश संविधान से चलता है, किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। संसद में बिल के एक एक प्रावधान पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर हुई मुठभेड़। नक्सलियों के पास से इंसास राइफल और गोला बारूद बरामद। पंजाब की मान सरकार के खिलाफ किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के घरों का किया घेराव। एमएसपी की गारंटी समेत शंभू खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के हिसार स्थित अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में 32 बेड के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आईसीयू का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 20 फीट ऊंची महाराजा अग्रसेन की 800 किलोग्राम वजनी प्रतिमा का अनावरण किया गया। पीजी स्टूडेंट्स के लिए बनने वाले 60 कमरों के छात्रावास भवन की आधारशिला भी रखी गई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा ने देश की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा की ये भूमि ने चिर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अग्रसेन जी अनूठे प्रकार के शासक रहे। हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता उन्होंने निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। समृद्धि का इतना सुचारू रूप से राज्य पर बोझ डाले बगैर हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता शायद आज तक किसी ने ना ढूंढा है, ना किसी ने जमीन पर उतारा है। एक प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले जाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद 12 करोड़ घरों में शौचालय नहीं थे। देश में हर घर को शौचालय देने में हरियाणा सरकार सबसे आगे रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों
गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था, और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य रेणुका उर्फ अभियान के दौरान सुबह से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से अब तक एक महिला माओवादी का शव, इंसास राइफल, गोला बारूद और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। मुठभेड़ और खोज अभियान अभी भी जारी है। इससे पहले राज्य के बस्तर क्षेत्र के सुकमा और बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में 11 महिलाओं समेत 18 नक्सलियों को मार गिराया था। राज्य में इस वर्ष अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में 135 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 119 बस्तर संभाग में मारे गए हैं। पंजाब की आप सरकार द्वारा बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पंजाब के किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव किया। किसानों ने संगरूर में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की। दरअसल 19 मार्च को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खाली करा दिया था और कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई थीं। किसानों का कहना है कि भगवंत मान सरकार ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। भगवंत मान सरकार ने जो खनौरी और शंभू पर करा है उसका परिणाम है आज। तो जिस तरह से भगवंत मान सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे साथ तो किसानों का कोई मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन करने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में उन्होंने मुनम्बम के पीड़ित परिवारों का भी जिक्र किया, जो सालों से वक्फ से अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए आंदोलनरत हैं। The Kerala Catholic Bishops Council and many other Christian organizations are asking the MPs from Kerala to take a stand on the Waqf Amendment Bill and vote in favor of it, because in Kerala, in a place called Munambam near Cochin, hundreds of families, poor families, are having the threat of their land being seized by the Waqf hang on their heads. And this is an issue for which they have been agitating for months and years. And it is time that the MPs of Kerala did what is their duty to do, which is to help people who are in trouble, help people and solve their problems rather than only play appeasement politics. The Waqf Amendment Bill, as we know, is not against any community. It is about aligning a law to the constitutional values of India. सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को 19 फरवरी को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। इसे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश करने की तैयारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि इसका विरोध करने वाले लोग सियासत कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। सर, वक्फ पर बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ है कुछ संगठनों के द्वारा, क्या कहना है? इस तरह का विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? मतलब मुझे ताज्जुब है कि कोई सच्चा मुसलमान होगा तो कम से कम वो विरोध की तरह से करेगा।
जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ईदगाहों पे लोगों का आह्वान किया कि आप काली पट्टी बांध करके जाएं, तो साफ नहीं लगता कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो वैसी हो कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पे पट्टी बांध के जा रहे हैं। तो इससे साफ है उन्होंने आज मस्जिद और ईदगाहों को भी आज जहां इबादत होती है वहां उसको सियासत का बना दिया। जब ये अमेंडमेंट आ रहा बेहतरी के लिए, आज जो उस वक्त का फ़ायदा गरीब पसमानदा आम मुसलमान को मिल सके इसकी कोशिश हो रही है, तो उसके बजाय आप कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में ये आखिरी कोशिश है। इसके पहले भी अलविदा को कोशिश हुई, उसके पहले लगातार बयान आ रहे हैं। ये आखिर क्यों इस तरह की राजनीति करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, जबकि प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं। जेपीसी में चर्चा हुई, हमने जब बिल आया तब देखा कि उसके प्रावधान भी सामने आए, जेपीसी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, संशोधित बिल भी आना है। तो फिर जब बार बार सरकार भी कह रही है कि 1 इंच ज़मीन नहीं जाएगी किसी दरगाह की या मस्जिद की, तो इस तरह का राजनीति क्यों कर रहे हैं? कुछ विरोधी दल समर्थन भी कर रहे हैं। विरोधी दल इसलिए कर रहे हैं कि उनके पाँव से नीचे जो अल्पसंख्यक की उसको वोट बैंक समझते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं कि उनके पाँव के नीचे से ज़मीन न चली जाए। केरल में विशद जो काउंसिल उन्होंने कहा है सभी सांसदों से केरल से कि इस संशोधन का समर्थन करना चाहिए, अपील की है। बड़ी संख्या में जिस तरीके से कुछ लोगों ने विरोध शुरू किया, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग समर्थन कर रहे हैं। चाहे कैथोलिक चर्च ऑफ केरला हो, उसके प्रीस्ट ने कहा, सभी MP से उन्होंने अपील किया है, यहाँ तक कि इतना बड़ा मुकद्दस पाक अजमेर का दरगाह शरीफ हो, वहाँ के सज्जादा नसीन ने इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट्स का मतलब वेलकम किया, खैर मकदम किया। अगर ये कानून पास हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसके वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा आम गरीब मुसलमान को मिलेगा, तो इसलिए विरोध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदम्बिका पाल जेपीसी के चेयरमैन हैं वक्फ संशोधन बिल पर, जिनकी अगुवाई में सिफारिश की गई है, तमाम संशोधन सुझाए गए हैं। कैमरामैन राधा कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दीवान सैयद जनरल आबिदीन अली के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने के बाद वक्फ में के मामलों में ट्रांसपेरेंसी आएगी और वक्फ की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी। वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया, जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी। और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज़्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत चल रही मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। सुबह तक भारतीय सेना ने NDRF और चिकित्सा टीमों के सहयोग से शेष कर्मियों और राहत संपत्तियों को मांडले की ओर ले जाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना और NDRF आवश्यक उपकरणों और चिकित्सा आपूर्ति के साथ मदद के लिए मांडले के लिए रवाना हुए हैं। काफिलों को म्यांमार सेना के वाहनों द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा है और इसके दोपहर तक मांडले पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले कल NDRF सदस्यों, DCM और DA के साथ 10 भारतीय सेना फील्ड अस्पताल के कर्मचारी MEF विमान के जरिए मांडले पहुंचे और मांडले डिवीजन के मुख्यमंत्री और मानवीय कार्य के प्रमुख समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल म्यो मोआंग सहित म्यांमार के अधिकारियों के साथ विस्तृत समन्वय किया।
भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल को पुराने मांडले एयरफील्ड में जगह आवंटित की गई है, जहां 200 बिस्तरों वाला एक गैर संचालन अस्पताल बुनियादी ढांचा मौजूद है। प्रभावित नागरिकों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सुविधा को चालू करने की तैयारी चल रही है। ये ईद मीठी ईद है। आज मुसलमान भाई बहनों के घर सेवैयां बनती हैं। आज घरों में दस्तरखान सज रहे हैं। ईद का ये त्यौहार आपसी भाईचारे, दान और खुशियों का प्रतीक है। ये त्यौहार रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद आता है, जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना होता है। ये त्यौहार रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखने के बाद आता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र मनाई जाती है। इस विशेष त्यौहार की शुरुआत सुबह की नमाज से की जाती है, जिसमें हज़ारों लोग एक साथ अल्लाह से दुआ मांगते हैं। देश भर से ईद पर यह खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईद उल फित्र पर गुवाहाटी में मचखोवा ईदगाह मैदान और राजधानी मस्जिद जैसे स्थानों पर नमाज अदा की गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ईद की बधाई देते हुए शांति और समृद्धि की कामना की है। ईद पर आज पूरे देश में इबादत हो रही है। बात यूपी की करें तो यहाँ यूपी में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, जिनमें सड़क प्रमुख रूप से शामिल है। बहरहाल संभल जैसे संवेदनशील इलाके भी सुबह विशेष नमाज अदा की गई। यहाँ जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। वहीं अयोध्या में पुलिस अधिकारी लगातार सभी जिलों में भ्रमण कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये त्यौहार शांति व्यवस्था के साथ संपन्न हो। पुलिस का कहना है कि नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है, इसलिए लगातार सभी के संपर्क में है और भ्रमण कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज और कानपुर समेत यूपी के बाकी संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की पहरेदारी चल रही है। भारी भीड़ होती रही है, तो इसके बारे में पहले ही पूरी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और लोगों का भी बहुत सहयोग है, वॉलंटियर्स भी हैं इसमें, तो इसको हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे सर। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। मैं इस अवसर पर सभी को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी, उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे, सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए। श्रद्धालुओं के जयकारों से माता का भवन गूंज रहा है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। डीआरडीओ ने 15 दिनों तक काम करने और 300 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल HEAUV का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान HEAUV ने सतह और जलमग्न दोनों स्थितियों में सोनार और संचार का उत्तम प्रदर्शन किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग ने विकराल रूप ले लिया है और आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आशंका जताई जा रही है कि वायरिंग में फॉल्ट की वजह से ये आग लगी है।
राजस्थान में गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जोधपुर शहर के विभिन्न मोहल्लों में भी गणगौर पूजन किया जा रहा है। 16 दिवसीय इस कार्यक्रम को लेकर विवाहित महिलाओं से लेकर कन्याओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं सामूहिक रूप से पूजन कर मंगल गीतों के साथ पर्व की खुशियां मना रही हैं। पति के लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ विवाहित महिलाएं इस व्रत को रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं। वहीं कन्याएं अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इस वक्त हूँ मैं माहेश्वरी भवन जोधपुर में, जहाँ पर सामूहिक रूप से हमारी महिलाएं गणगौर पूजा कर रही हैं। और सिर्फ ये जोधपुर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज के दिन इस त्योहार को मनाया जा रहा है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं सिंगर हूँ तो मैं एक भजन जरूर सुनाना चाहूंगी। खेलाड़ दो गण गोर भवर मानी पूजन दो दिन चार। ये हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका प्रतीक है, क्योंकि 16 दिन के हम ये जो गणगौर पूजन करते हैं, ये साक्षात शिव जी और पार्वती जी की पूरी अपरंपार पूजा होती है। इसमें हम ये सामूहिक उद्यापन करते हैं और ये गणगौर का त्योहार है। 16 दिन की पूजा करके जो गौरें होती है वो यहाँ पे उद्यापन करती है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जोरदार खरीदारी की है। ताज़ा डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 कारोबारी सत्रों में एफपीआई ने करीब 31,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विशेषज्ञों के अनुसार शेयर बाजार के आकर्षक वैल्यूएशन, रुपए की मजबूती और अर्थव्यवस्था में सुधार एफपीआई की वापसी की प्रमुख वजह हैं। एफपीआई की तगड़ी खरीदारी से बाजार में भी बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। समीक्षा अवधि में निफ्टी ने करीब 6% की बढ़त दर्ज की, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। एफपीआई द्वारा खरीदारी का रुख अपनाने के पीछे प्रमुख कारक रुपए का मजबूत होना, महंगाई में कमी और आर्थिक ग्रोथ में तेजी शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ज्यादा नहीं बढ़ते तो बाजार में ये तेजी जारी रह सकती है। और देश में महिला निवेशकों का शेयर बाजार की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एंड क्रिस्टल के मुताबिक महिलाएं औसतन पुरुषों से अधिक राशि निवेश कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM योगदान औसत से अधिक है। मिजोरम में महिला निवेशकों की AUM में हिस्सेदारी 44.1% है। नागालैंड में ये 39.1%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये 38.6% है। सिक्किम में ये 37.9% और गोवा में 37.2%। वहीं नई दिल्ली में ये 36.8% दर्ज की गई है। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी AUM में महिलाओं की हिस्सेदारी 33.3% से बढ़कर 35.4% के बीच दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक केंद्रों जैसे नई दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में महिलाओं की निवेश भागीदारी बढ़ी है, जिसका कारण वित्तीय जागरूकता, बढ़ती आर्थिक गतिविधियां और साक्षरता दर में सुधार है। पिछले 5 वर्षों में महिला निवेशकों का AUM दोगुने से अधिक बढ़ा है। मार्च 2019 में ये 4.59 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 11.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा मेट्रो शहरों के बाद आने वाले B30 शहरों में भी महिला निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। 2019 में B30 शहरों में महिलाओं की AUM हिस्सेदारी 20.1% थी, जो 2024 में बढ़कर 25.2% हो गई है। और अब खेल जगत से कुछ खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें मैच में आज मुंबई इंडियंस का सामना डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का इस सीजन का ये तीसरा मैच होगा। मुंबई को अपने दोनों शुरुआती मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम को पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरे में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। दूसरी ओर कोलकाता को सीजन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार मिली थी।
टीम दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले से जीत की पटरी पर लौटी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।